फाइनली हमने वर्क डन कैसे निकालते हैं उसको समझ लिया। वर्क डन का मैंने तुम्हें जनरलाइज फॉर्मूला बताया। तो वर्क डन का जनरलाइज फॉर्मूला होता क्या है केमिस्ट्री के अंदर, तुम्हें ध्यान रखना है। जनरलाइज फॉर्मूला आप हर जगह इसको अप्लाई कर सकते हो, ध्यान रखना एज इट इज। ये जनरलाइज फॉर्मूला वो क्या है, वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पीडीवी। समझ में आता है? इसको आप ये जनरलाइज फॉर्मूला इसको हर जगह अप्लाई कर सकते हो जैसे हम अप्लाई करते हैं। अब थोड़ा सोचो कि तुम्हारे पास सिस्टम क्या होता है केमिस्ट्री के अंदर, एक सिलेंडर है जिसमें क्या गैस भरी हुई है और ऊपर से पिस्टन लगाया हुआ है। उस गैस जो कि इनर्ट गैस है अभी हाल फिलहाल, कैसी गैस है, वो रिएक्ट नहीं कर सकती। तो उस पिस्टन लगे सिलेंडर के साथ आप सिर्फ दो काम कर सकते हो स्पेशली। पहला काम तो क्या कर सकते हो, वैसे करने को तो चार कर सकते हो लेकिन दो के लिए बहुत इजीली तुम समझ पाओगे, बाकी दो के लिए बहुत आसानी से भी समझ पाओगे। तो दोनों समझ लिए तो इजी हो जाएगा। एक तो काम क्या कर सकते हो बेसिकली एक्सपेंशन का, बात समझ में आती है? एक्सपेंशन का मतलब क्या है, एक्सपेंड हो जाए, वॉल्यूम क्या हो, बढ़ जाए। एक्सपेंशन का मतलब समझते हो, क्लियर हो गया? वॉल्यूम बढ़ जाए। वॉल्यूम बढ़ाएगा कौन, गैस जब फैलेगी। गैस फैलती कैसे है, हीटिंग करने से। बात समझ में आती है? अगर उस सिलेंडर को मैं क्या कर दूं, नीचे से तवे पर रख दूं या ऐसा नीचे से मैं गैस पर रख दूं, समझ में आता है? आप जैसे ही उसमें बर्नर जलाओगे तो हीटिंग होगी तो गैस फैलेगी, तो गैस फैलेगी तो पिस्टन ऊपर की तरफ उठेगा। अब पिस्टन ऊपर की तरफ उठेगा तो उसका क्या हो रहा है, एक्सपेंशन, एक्सपेंड हो रहा है। बात समझ में आ गई? तो एक्सपेंशन के लिए वर्क डन कितना हुआ हमें कैलकुलेट करना है, वर्क डन फॉर एक्सपेंशन। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया? अगर एक्सपेंड हुआ तो वर्क डन कितना, और एक्सपेंशन होता कैसे है, हीटिंग करके भी होता है। बात समझ में आ गया? एक सिंपल तरीका है, हीटिंग करो। तो जो चार मैंने नाम लिए उसमें से दो नाम एक जैसे, मतलब एक्सपेंशन मतलब हीटिंग। तो इस सिलेंडर के साथ आप चार काम क्या कर सकते हो, हीटिंग कर सकते हो, कूलिंग कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो। समझ में आ गया? उन दोनों को एक साथ ही जोड़ रहा हूं मैं, किसको, एक्सपेंशन और हीटिंग को। उसके लिए वर्क डन देखते हैं, मतलब जब हीटिंग करोगे तो एक्सपेंशन होगा। समझ में आता है? वो बात अलग है कि तुमने पिस्टन को ब्लॉक ही कर दिया। अगर पिस्टन को तुमने फ्री छोड़ रखा है तो ऑब्वियसली एक्सपेंशन तो होगा। अब एक्सपेंड हुआ तो ये तय है कि फाइनल वॉल्यूम ग्रेटर देन होगा इनिशियल वॉल्यूम से। ये तो समझ में आता है? फाइनल वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा ना, एक्सपेंशन होगा तो जो फाइनल वॉल्यूम होगा V2 हमारे पास क्या है, फाइनल वॉल्यूम, वो हमेशा ग्रेटर देन होगा इनिशियल वॉल्यूम से। सबको समझ में आता है? तो इसका मतलब जरा ध्यान से, डेल P की वैल्यू यानी कि dV की वैल्यू क्या होती है, dV क्या है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू होगी ना। अब जरा ध्यान से देखो, उस टाइम पे फिर वर्क डन का फार्मूला क्या निकला, देखो वर्क डन का फॉर जनरलाइज्ड फार्मूला क्या है हमारे पास, माइनस ऑफ P dV। समझ में आता है? और dV की वैल्यू एक्सपेंशन के लिए पॉजिटिव है, इसका मतलब एक्सपेंशन में आप सीधा फार्मूला लगा सकते हो ये वाला। बात सबको समझ में आ गई? सिंपल है, dV की वैल्यू पॉजिटिव है तो एक्सपेंशन के केस में फार्मूला होता है ये। इन द केस ऑफ केमिस्ट्री, याद रखना केमिस्ट्री के अंदर थर्मोडायनामिक एक्सपेंशन का वर्क डन का फार्मूला होता है ये। सबको क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलो अब नेक्स्ट सेकंड वाला देखते हैं, एक्सपेंशन के अलावा क्या कर सकते हो, कंप्रेशन। तो सेकंड केस देखा हमने, कंप्रेस किया इसको। तो कंप्रेस किया तो जरा ध्यान से देखो, कंप्रेस का मतलब वॉल्यूम कम हो जाएगा, इसका मतलब जो फाइनल वॉल्यूम है वो लेस देन होगा इनिशियल वॉल्यूम से। सबको समझ में आती है? इसका मतलब dV की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। अगर dV की वैल्यू नेगेटिव है तो हमें वर्क डन निकालना है। वर्क डन का जनरलाइज्ड फार्मूला क्या है, माइनस ऑफ P dV। समझ में आता है? और dV की वैल्यू इस केस में क्या आएगी, नेगेटिव, माइनस dV होगी कंप्रेशन में। ये बात तो तय है। ये माइनस को बाहर निकाल दो तो कंप्रेशन के केस में माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो कंप्रेशन के केस में आप सीधा फार्मूला लगा सकते हो P dV। बात समझ में आ गया क्या, क्लियर हो गया? और जनरल फार्मूला लगाओगे तब भी आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैं दिखा रहा हूं। और ऑब्वियसली जब V1 और V2 की लिमिट लगाओगे तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन ये बात काफी बार पूछी जाती है, ये ध्यान रखना आपको, एक्सप्रेशन के केस में वर्क डन होता है माइनस P del P, जबकि कंप्रेशन केस में उल्टा होता है। समझ में आ गया? वो होता है प्लस P del P। सबको समझ में आ गया? तो फटाफट से इसको बना लो, लिखो इसको। तो हमने जनरलाइज फॉर्म देख ली वर्क डन की, और वर्क डन की जनरलाइज फॉर्म क्या होती है, W is equals to minus of P del V। ये जनरलाइज फॉर्म होती है वर्क डन की। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जनरलाइज फॉर्म है वर्क डन की, वर्क निकालने की थर्मोडायनामिक्स में। अब हम क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए वर्क डन निकालना सीख रहे हैं। सबको समझ में आता है? अलग अलग प्रोसेस पे वर्क डन कैसे निकलेगा, अगर उसको देखो। जैसे सबसे सिंपल वाला लेते हैं,
फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला प्रोसेस मान लो आइसोकोरिक। आइसोकोरिक अगर प्रोसेस हुआ, अब आइसोकोरिक प्रोसेस भी दो तरह के हो सकते हैं ना, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस। लेकिन आइसोकोरिक जो प्रोसेस होता है बेसिकली उसमें जानते हो आप लोग वॉल्यूम में चेंज नहीं आता, डेल V की वैल्यू क्या रहती है, 0, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। सबको समझ में आ गया? जब डेल V की वैल्यू 0 है इसका मतलब dV की वैल्यू क्या हो गई, 0। सबको समझ में आ रहा है? और जब dV की वैल्यू 0 हो गई, चाहे रिवर्सिबल प्रोसेस हो चाहे इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, जब तुम्हारे वॉल्यूम में ही चेंज नहीं आया तो वर्क डन कितना हुआ, 0। बहुत सिंपली दिखाई दे रहा है, माइनस ऑफ P dV की वैल्यू 0, इसका मतलब वर्क डन कितना हो गया, 0। तो कोई भी आइसोकोरिक प्रोसेस होगा उसमें कोई वर्क डन नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूम में चेंज आ ही नहीं रहा। बात समझ में आ गया? और वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा इसलिए वर्क डन कितना हो गया, 0। अब चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे वो इरिवर्सिबल हो। सबको समझ में आ गया? अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड लेते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। कौन सा वाला, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में आप लोग सब जानते हो कि यहाँ पर डेल P की वैल्यू कितनी होती है, 0, यानी कि P क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम में चेंज आएगा। क्लियर हो गया? क्योंकि प्रेशर को तुम कांस्टेंट रखना चाहते हो, फिर अगर हीटिंग करते हो तो वॉल्यूम में तो चेंज आएगा क्योंकि प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। समझ में आ गया? उस केस में क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो W की वैल्यू कितनी होगी, देखो माइनस ऑफ P डेल V। समझ में आ गया? और मान ले तो वॉल्यूम में चेंज आएगा V1 से V2। क्लियर हो गया? अब तुम्हारा प्रेशर तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन तुम्हें आता ही है, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो P को बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन में माइनस ऑफ P बाहर निकाल लो क्योंकि P कांस्टेंट है। समझ में आता है? कोई भी वैल्यू। अब इंटीग्रेशन करना है तुम्हें dV V1 से लेके V2 तक। अब जिसको नहीं आता वो देख लो, इंटीग्रेशन कुछ होता नहीं, dV डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, यानी कि dV अगर 1, अगर आप लोग ऐसा देखो तो ऐसा देख लो, 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, जो वेरिएबल है वही V। सबको समझ में आ गया? तो यहाँ पर आंसर कितना आया, दैट इज माइनस ऑफ P इनटू V, और Vp क्या लिमिट लगानी है, V1 से V2। सबको समझ में आ गया? इंटीग्रेशन ऑफ dV इज V। सिंपल, कैसे, इंटीग्रेशन ने डिफरेंशिएशन को खत्म कर दिया, तो जब इसने इसको खत्म किया तो बाद लास्ट में बचा क्या, V, तो V लिख दिया। सबको समझ में आ गया? तो फाइनली जरा ध्यान से देखो इसका आंसर क्या आया, माइनस ऑफ P। लिमिट कैसे लगाते हैं देखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट V2 लोअर लिमिट V1। सबको समझ में आ गया? तो हमारे पास W का फॉर्मूला क्या आ गया, माइनस ऑफ P V2 माइनस V1 को मैं क्या लिख सकता हूं, डेल V चेंज इन वॉल्यूम। बात समझ में आ गया? चेंज इन वॉल्यूम। तो ये सिंपल फॉर्मूला हो गया किसके लिए, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। सबको समझ में आ गया? आइसोबारिक प्रोसेस के लिए सिंपल फॉर्मूला लगाना है, माइनस ऑफ P डेल V। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा, 0, आंख बंद करके 0 लिख देना, आइसोकोरिक लिखा हो तो, आइसोबारिक लिखा हो तो माइनस P डेल V। समझ में आता है? अब हम चलते हैं आइसोथर्मल की तरफ, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब लिखो वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। उससे पहले ये उतार लो फटाफट। तो हमने वर्क डन आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए सीख लिया किस तरह से निकालते हैं। अब हम बात कर रहे हैं वर्क डन किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। हम जानते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा T की वैल्यू कितनी होती है, 0, मतलब टेम्परेचर में चेंज नहीं आता। सबको समझ में आ गया? टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम दो केस ले रहे हैं, पहला तो आइसोथर्मल प्रोसेस वो जो कि कैसा है, रिवर्सिबल। फिर दूसरा केस लेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस वो जो कि कैसा हो, इरिवर्सिबल। सबको समझ में आता है? तो फर्स्ट केस ले रहे हैं जब आइसोथर्मल जो प्रोसेस है हमारे पास कैसा है, रिवर्सिबल। अब तुम लोग याद करो, मैंने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का एक लेक्चर लिया था, जिन्होंने नहीं देख रखा वो पिछले वीडियो देख सकते हैं। जरा ध्यान से इसको देखो। रिवर्सिबल प्रोसेस में हर बार, जरा ध्यान से उसको समझो कैसे चेंज हो रहा था, हर बार स्टेप बाय स्टेप वॉल्यूम चेंज हो रहा था। तो वॉल्यूम तो चेंज हो ही रहा है, रिवर्सिबल ऊपर से मिट्टी डाल रहे थे, एग्जांपल याद करो। स्टेप बाय स्टेप वॉल्यूम चेंज हो रहा था, तो बेटा स्टेप बाय स्टेप प्रेशर भी तो चेंज हो रहा था। जब मिट्टी के 10 कण गिरे तो प्रेशर कुछ और था, जब 20 गिर गए तो प्रेशर कुछ और था, 25 गिरे तो प्रेशर कुछ और था। समझ में आ गया? तो प्रेशर भी चेंज हो रहा है और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर भी चेंज हो रहा है और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। और स्पेशली ये एक्सपेंशन हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, गैस के लिए। बात समझ में आ गया? गैस के हिसाब से इसको देख रहे हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के। रिवर्सिबल प्रोसेस में
प्रेशर एंड वॉल्यूम दोनों क्या होते हैं, बोथ आर वेरिएबल। सबको समझ में आ गया, दोनों चेंज हो रहे। जरा ध्यान से इसको देखो, गैस के केस में वर्क डन कैसे निकालते हैं, W इज इक्वल टू माइनस ऑफ PdV, ये जनरलाइज फॉर्मूला होता है। समझ में आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, गैस के केस में तुमने पढ़ा होगा PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT, सबने पढ़ा है गैस के केस में। यहाँ पर P की वैल्यू उठा लेता हूँ, P इज इक्वल टू क्या होगा, nRT बाई V। अब P की वैल्यू उठा के यहाँ रख दूं तो W इज इक्वल टू क्या होगा, W इज इक्वल टू माइनस ऑफ nRT बाई V इनटू क्या लेना है, dV। अब जरा चेक करो, मैं कह चुका हूं ऑलरेडी, आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेंपरेचर कांस्टेंट है। आपने गैस ले लिया तो नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट हो गया, टेंपरेचर भी कांस्टेंट हो गया। R क्या है, गैस कांस्टेंट, वो अगेन एक कांस्टेंट है। तो सारी टर्म्स कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लूं तो सारी टर्म्स कांस्टेंट, जो चीज कांस्टेंट है उसका इंटीग्रेशन का सेंस ही नहीं है, उसको बाहर निकाल लिए सारा, माइनस ऑफ nRT। ठीक है, अंदर क्या बच गए, अंदर बच गया dV बाई V। बात समझ में आता है। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ln ऑफ V। बात समझ में आती है, जिसको नहीं पता वो देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x, ये क्या होता है, ln ऑफ x। ये याद रखना है, जो बायो के हैं स्पेशली उनके लिए, जो मैथ के हैं शायद उसको आता होगा। क्यों भाई, आते हैं मैथ वालों, नहीं आता कोई बात नहीं, तो आज सीख लो। समझ में आता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x, कुछ भी हो, dA बाई a, dx बाई x, वो किसके बराबर होगा, ln ऑफ x। याद रहेगा, क्लियर हो गया सबको। अब आ जाओ, ln ऑफ x भी कह सकते हो, या कह सकते हो log ऑफ बेस e into x। ln का मतलब log बेस e होता है, सबको समझ में आ गया। तो चलो इसको अप्लाई करता हूं। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv बाई v किसके बराबर हुआ, ln ऑफ v, सबको समझ में आ गया। तो फाइनली फॉर्मूला क्या बना, जरा देखो जरा ध्यान से। सो w इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ nRT, ये हो गया। अब मैं कह रहा हूं, मान लो कि वॉल्यूम में चेंज आ रहा है v1 से v2, ऐसा बोल देता हूं, इंटीग्रेशन के बीच में करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv बाई v, इसकी वैल्यू होती है ln ऑफ v, और उस पे लिमिट लगानी है आपको, क्या, v1 से v2। समझ में आ गया। बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट तो बाहर निकल गया, अब इंटीग्रेशन कर दिया तुमने ln ऑफ v। अब जरा ध्यान से देखो, तो फाइनली आंसर क्या आ गया, माइनस ऑफ w माइनस nRT। यहाँ पर क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सबसे पहले अपर लिमिट लगानी है, ln ऑफ v2 माइनस, समझ में आ गया, माइनस ln ऑफ v1, ऐसा लगाते हैं, पूरे वेरिएबल के साथ आता है। ध्यान से देखो, हमारा वेरिएबल अंदर जो है वो चीज टर्म क्या है, ln ऑफ v, तो पूरा लेंगे, अपर लिमिट v की जगह v2, तो ln ऑफ v2 माइनस ln ऑफ v1। आता है सबको समझ में, क्लियर हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, ये मैथमेटिकल टर्म है, इसको अभी सीखो, ठीक है। और बायो वाले जो हैं उनको थोड़ा थोड़ा देखने की जरूरत है, इतना बहुत है तुम्हारे लिए। मैथ्स वाले तो इलैबोरेट करके पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आता है, और बायो वाले को घबराने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे देख लो क्या हो रहा है, इतनी टर्म्स बहुत है, मोर देन इनफ है। सबको समझ में आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, हमें एट द एंड फार्मूले पे ध्यान देना है। अब जरा ध्यान से देखो, W इज इक्वल टू कितना हुआ, माइनस nRT। अब लोग याद करो, ln ऑफ v2 माइनस ln ऑफ v1, तो क्या लिख सकता हूं, ln ऑफ v2 बाई v1। ये याद करो, लॉग की मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, लॉग की प्रॉपर्टीज ln में भी अप्लाई होती है, वो भी लॉग ही है पर बेस में ही है, ln ऑफ v2 बाई v1। याद करो, ln ऑफ a, log ऑफ a माइनस log ऑफ b, log ऑफ a अपॉन b, सबको याद आ गया। फाइनली ln ऑफ v2 बाई v1। एक और खास बात है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया इन द केस ऑफ क्या, आइसोथर्मल रिवर्सिबल। अब एक चीज और हम जानते हैं मैथ्स में, क्या जानते हैं, ln, यानी कि ln जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, log ऑफ बेस e, ये किसके बराबर होता है, 2.303 log ऑफ बेस 10 के बराबर होता है। अब ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, बायो वाले इतना जान लो, मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। ln जिसको बोलते हैं log ऑफ e, वो 2.303 log 10 के बराबर होता है। तो ln log ऑफ e, या ln जहां दिख रहा है उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 2.303 log बेस 10। तो हमारा नया फॉर्मूला बन गया, W इज इक्वल टू माइनस nRT। क्लियर है सबको। और साथ में क्या लगाया, तो 2.303 साथ में लिख देता हूं, 2.303 nRT log ऑफ बेस 10 v2 बाई v1। सबको समझ में आ गया। ये फॉर्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं निकलता जिस पे इस पे क्वेश्चन ना आए। पूरे साल भर में एग्जाम जो तुम दोगे उसमें मोस्ट प्रोबेबली इस पे क्वेश्चन मिल जाएगा। समझ में आ गया। जरा फिर से इस फॉर्मूले को ध्यान से देख लो,
this is the work done in the case of isothermal process, but in the case of reversible isothermal, समझ में आता है? रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए W यानी वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या है? -2.303 nRT log of base 10 V2 by V1। सबको क्लियर हो गया? समझ में आ गया? मोस्ट इंपोर्टेंट और इरिवर्सिबल का साथ भी देख लो, अभी बता देता हूं। ये उतार लिए, ये देख लिया सबने। अभी इरिवर्सिबल का छोटा सा है केस, इसके उसको मैं यही बता देता हूं। जरा ध्यान से यहां देखो, ये तो प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें वहां नोट करवा दी। इरिवर्सिबल का केस मैं नहीं बता रहा हूं, जरा चेक करो। ये तो था रिवर्सिबल का केस। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए W का फॉर्मूला होता है -2.303 nRT log of base 10 V2 by V1। यहाँ पर N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। R क्या है? गैस कांस्टेंट। T क्या है? टेम्परेचर, जो कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। V2 क्या है? फाइनल वॉल्यूम। V1 क्या है? इनिशियल वॉल्यूम। माइनस का साइन साथ में आएगा, जो जनरलाइज फॉर्म में आता ही। अब अगर हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस हुआ, इरिवर्सिबल प्रोसेस, और वो भी कौन सा? इरिवर्सिबल प्रोसेस, वो भी कौन सा? आइसोथर्मल। बात समझ में आ रही है? इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, तुम लोग याद करो, मैंने तुम्हें स्टेटमेंट लिखाई थी। जो इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस होता है उसमें जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट। घर पे जाके पढ़ाई की थी तुमने। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? अचानक से तुमने मास रख दिया, एकदम से नीचे आ गया। अगर मास कांस्टेंट तो इसका मतलब प्रेशर भी कांस्टेंट। जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कांस्टेंट होता है। अब एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट, तो W की फॉर्मूला क्या होता है? माइनस ऑफ P। यहाँ पर P क्या है? एक्सटर्नल ही था, याद है? साथ में dV, तो ये वही केस बन गया। कौन से वाला? आइसोबारिक वाला। प्रेशर कांस्टेंट है तो P को बाहर निकाल लो, तो W इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस ऑफ P एक्सटर्नल, जो भी एक्सटर्नल प्रेशर लगा है, इनटू डेल V। ये वही वाला फॉर्मूला आ गया जो तुमने कहां निकाला था? आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस में जो फॉर्मूला निकाला वही इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में भी आया। जबकि रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में ये वाला फॉर्मूला लगेगा, व्हिच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सबको समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ध्यान से फिर से देख लो इसको। ये क्या किया? ये है रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए फॉर्मूला, जबकि ये है इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। सिंपली आपको बोलेगा इरिवर्सिबल प्रोसेस है, प्रेशर एक्सटर्नली इतना लग रहा है, वॉल्यूम में चेंज इतना आ रहा है, बताओ वर्क डन कितना होगा? तो सीधा आंसर लगाओ। समझ में आता है? जबकि रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया सबको? बात समझ में आ गई? तो फटाफट से इसको उतार लो।